हेलो एंड वेलकम टू दिस एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन। और आज यहाँ पे हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। वी हैव द प्लेजर ऑफ स्पीकिंग विद मिस्टर निमिष चंदन। आज हम बात करेंगे करंट मार्केट लैंडस्केप की, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज की, एंड हाउ Bajaj Finserv AMC is positioning itself for future growth. Welcome, Mr. Chandan, and thank you so much for taking your time. नमस्कार गीतू, वेरी हैप्पी टू बी ऑन योर शो। Our pleasure, sir. सर, बाजार के बारे में हम पहले बात करते हैं क्योंकि आपको 22 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस इस मार्केट में हो चुका है, कैपिटल मार्केट्स में। और इन 20 सालों में, 2 डिकेड में बहुत कुछ बदला है बाजारों के लिए। जो करंट सिनेरियो है उसको आप कैसा देखते हैं? एवोल्यूशन तो मार्केट्स में हुआ है, लेकिन जो हमने पिछले कुछ वर्षों में यानी कि कोविड क्राइसिस के बाद बदलाव देखा है मार्केट में, दैट इज गोइंग टू स्टे विद अस फॉर लॉन्ग। तो इस बदलाव को आप कैसा देखते हैं और आप फ्यूचर कहाँ देखते हैं मार्केट्स का? गीतू, मैं थोड़ा सा और पीछे जाना चाहूंगा इस बदलाव ओके। को बताने के लिए या उसको स्पष्ट करने के लिए। जी। अगर आप देखें तो 2012 से जब कुछ स्कैम हुए थे मार्केट में एंड जैसे कोल 2G, वो सब स्कैम के बारे में लोगों को चिंता थी। जी। कैपेक्स साइकिल जो है इंडिया की, वो तब से डिक्लाइन पे थी। 6-8 साल हमने डिक्लाइन देखा। जी। 2013 में आपको पता होगा हमारी करेंसी एक फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में मानी जाती थी, और अगस्त 2013 में एक शार्प डिप्रिसिएशन आया था। हम्म। फिर 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई। 2015 से 18 काफी जो बैंक्स थी उनके जो रीस्ट्रक्चर्ड एसेट्स थे तभी, तो आरबीआई ने उनसे कहा कि अगर ये रीस्ट्रक्चर्ड एसेट्स अगर आपको इंटरेस्ट पेमेंट या प्रिंसिपल पेमेंट ठीक से नहीं दे रहे हैं तो आप उनका प्रोविजन कर लीजिए, राइट ऑफ कर लीजिए उनको। फिर 2016 के एंड में डीमोनेटाइजेशन, 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंटेशन, 2018 में रेरा, और फिर 2020 में कोविड। तो अब देखिए कि पूरा दशक हमारा ऐसा रहा जहां पे कुछ ना कुछ इकोनॉमी में मेजर चेंजेस या मेजर सेक्टर्स जैसे बैंकिंग, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, रियल एस्टेट, सब में जी। चेंजेस आ रहे थे। जी। अब लास्ट फ्यू इयर्स में हमने इन सब चेंजेस जो हमने इकोनॉमी ने देखे उसका बेनिफिट होते हुए देखा। लिक्विडिटी केम बैक टू नॉर्मल, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ गए, कैपेक्स साइकिल फिर से शुरू हो गया। कॉर्पोरेट कैपेक्स एज वेल एज गवर्नमेंट कैपेक्स अच्छे स्तर पे चल रहा है। तो ये जो चेंजेस हुए, अब ये जो नेक्स्ट डेकेड है हमारा, जो हम कहते हैं कि इंडिया का डेकेड है, क्योंकि जी। इसमें ग्रोथ रेट अच्छी रहेगी। कॉर्पोरेट्स जो नई लिस्टिंग्स आ रही हैं वो पैसा रेस कर पाएंगे अच्छे से, वेदर इक्विटी और फिक्स्ड इनकम में। तो इंटरेस्ट रेट अच्छे हैं और इक्विटी मार्केट भी हेल्दी है फॉर देम टू रेज मनी। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अच्छा समय है ये। तो ये जो दशक रहेगा, जहां पे इंडिया का दशक रहेगा, वहां पे वी विल सी इन्वेस्टर रिटर्न अच्छे रहेंगे। अब थोड़ी सी मैं इसमें कॉशन भी देना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर हम पॉजिटिव इकोनॉमी या कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर रहे हैं तो मार्केट सिर्फ एक तरफा ऊपर चलता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। जी। वैल्यूएशन के हिसाब से कभी कभी टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन आते रहेंगे, बट ओवरऑल जो टेलविंड है इकोनॉमी में आज, वो बहुत जोरदार है। जी। जब हम रेजिलियंस की बात करते हैं तो हमारे देश का नाम सबसे पहले आता है। अब कोविड क्राइसिस में भी हमने जो डिप आया उसको बाजार ने वापस रिकवर किया बाजार, और बाजार ऑल टाइम हाई पे चला गया। इन्फ्लेशन जो एक मुद्दा रहा पूरे विश्व भर में, अभी भी मुद्दा वही चल रहा है, लेकिन हमने काफी अच्छे से इसको कंटेन किया। और लेटेस्ट फिगर्स तो बोल रहे हैं कि हम 59 मंथ्स के लो पे इस समय हमारा WPI चल रहा है, सो विच इज क्वाइट एनकरेजिंग। और इंटरेस्ट रेट अब दर जो है जहां बढ़ रही थी, अब घटने की संभावनाएं बढ़ रही है। और ऐसे सिनेरियो में, जैसे कि आपने कहा कि हम एक ग्रोइंग नेशन है, द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, और बेशक हम अच्छा करेंगे, लेकिन हमारा जो डायनामिक्स है मार्केट का वो चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं सब, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है। आज ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जहां पे ये माना जा रहा है कि FII का जो ओनरशिप है NSE की लिस्टेड फर्म्स में, इट हैज ड्रॉप टू 12-year low। सो विच इज अगेन शोइंग दैट कि हमारे जो रिटेल है वो मच्योर हो चुकी है, अवेयर हो चुकी है, एंड उनको कोई रोक नहीं सकता। आपका क्या मानना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया। सी, मैं ये कहूंगा कि 10-12 साल पहले अ, अगर ग्लोबली किसी कोई छींकता था तो हमें बुखार हो जाता था, ऐसे कहते थे कि अगर है? ग्लोबली कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो इंडिया उसे झेल नहीं पाएगा क्योंकि फॉरेन आउटफ्लोज होंगे, मार्केट गिर जाएगा।
डोमेस्टिक सपोर्ट इतना स्ट्रांग नहीं था। बट आज जो पार्टिसिपेशन है रिटेल का, थ्रू म्यूचुअल फंड्स, थ्रू इंश्योरेंस जैसे कि यूलिप्स हैं, काफी जो एचएनआईज हैं जो पीएमएस या फैमिली ऑफिसेज से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये जो एक डाइवर्सिटी आ गई, प्लस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बात जो इंडिया की रही है वो जो एसआईपी फ्लो है हमारा। आज एसआईपी फ्लो ऐसा है कि ऑलमोस्ट एवरी वर्किंग डे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 1,000 करोड़ का इनफ्लो है, राइट? इन इफ वी से कि 22 23 वर्किंग डेज होते हैं हर महीने में, तो राइट। उतना इतने 1,000 करोड़ तो एसआईपीज में जो ग्रॉस वैल्यू है वो आ रही है। तो ये एक अब एक बैलेंस हो चुका है जहां पे ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज कोई ग्लोबल इश्यू हुआ और फॉरेन इन्वेस्टर अगर मजबूरी में इंडिया को बेच के जाना चाहते हैं या उनको रिडेम्पशन आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि इंडियन मार्केट टूट पड़ेगा या गिर जाएगा कहीं पे। अब एक बैलेंस्ड अप्रोच है। इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटेल इन्वेस्टर्स डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं, बट इंस्टीट्यूशंस जो है इंडिया के, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, ये दे आर गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। एंड ये एक एक्सपर्ट प्रोफेशनल मैनेज्ड मनी है जो मार्केट में वॉलेटिलिटी कम करता है ड्यूरिंग सच पीरियड, इनका वॉलेटिलिटी का फायदा उठाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर्स मेच्योर भी हुए हैं अच्छे से टू अंडरस्टैंड कि उनके लिए म्यूचुअल फंड सही है, उनके लिए गोल्स या लॉन्ग टर्म गोल्स, वेल्थ प्लानिंग जरूरी है, रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी है, और इन सब प्रोडक्ट्स का ये फायदा उठा रहे हैं। तो दैट इज डेफिनेटली अ वेरी ब्यूटीफुल चेंज फॉर इंडिया। निवेश सर, करंट एनवायरनमेंट आप कैसा देखते हैं? क्योंकि दिक्कतें यूएस से भी है, जहाँ रिसेशन की बातें भी चल रही है, इंटरेस्ट रेट रिवर्सल की बातें भी चल रही है, और देन यू हैव जियोपॉलिटिकल टेंशन, सब हमारे नेबरिंग कंट्रीज में भी चल रही है, और आप मिडिल ईस्ट की बात करते हैं वहां भी चल रही है, अब थाईलैंड में भी शुरू हो चुकी है। इस बीच में आप इंडियन मार्केट्स को कैसा प्लेस देखते हैं? और अब आपने खुद ही कहा अभी कि मैच्योर हो चुके हैं हमारे इन्वेस्टर्स, लेकिन अगर कहीं if there are sharp cuts because of some reason, global factors, तो हम कितना तैयार? तो इसको मैं दो भाग में डिवाइड करना चाहूंगा। पहले मैं आपको एक ओवरऑल इक्विटी व्यू दे दूं, और फिर कहाँ पे रिस्क हो सकते हैं वो शायद मैं अलग से उनको एड्रेस करूं। अभी जो करंट व्यू, जो माहौल है मार्केट का, पहले तो हम ये समझ लें कि एक अच्छी कंपनी, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट तब बनती है जब आप उसको सही वैल्यूएशन पे लें। तो कोई भी एसेट कितनी भी अच्छी हो, अगर आप बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे ले रहे हैं तो आपकी कंपाउंडिंग अच्छी नहीं होगी। तो अब जो अपॉर्चुनिटीज हैं आफ्टर दिस काइंड ऑफ रन अप जो आया है लास्ट 2 सालों में मार्केट में, लार्ज कैप्स में अपॉर्चुनिटी बेटर है, रिस्क रिवॉर्ड बेटर है मिड कैप या स्मॉल कैप से। सेकंड, जो ग्लोबली सिचुएशन है, जो इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, हम ब्याज दर कम होने की बात इसलिए कर रहे हैं ग्लोबली क्योंकि वहां स्लो डाउन है, और उनकी सेंट्रल बैंक्स को ब्याज दर कम करके उनकी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना है, तो यानी स्लो डाउन तो आएगा वहीं पे। अब इस वजह से एक्सटर्नल फेसिंग या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में कुछ प्रेशर आ सकता है, तो फेवर करें डोमेस्टिक सेक्टर्स। और थर्ड, हमारा व्यू ये है कि विद इन ओवरऑल अगर सेक्टर्स देखा जाए तो कंजम्पशन इज बेटर प्लेस्ड देन कैपेक्स, क्योंकि कैपेक्स में बहुत वैल्यूएशन ऑलरेडी कैप्चर हो चुके हैं। शायद ऐसा नहीं है कि कंपनीज यहां से अच्छा नहीं करेंगी, बट बिकॉज वैल्यूएशन काफी ऊपर स्तर तक है, शायद एक करेक्शन आ सकती है उसमें, या लोग वेट करें कि जिस कंपनी को मैंने 5 साल की ऑर्डर बुक पे अच्छे वैल्यूएशन दिए हैं वो एग्जीक्यूट किस हिसाब से कर रही है। तो कंजम्पशन कंपनीज आर बेटर देन कैपेक्स कंपनीज फॉर ओवरऑल जनरलाइज अगर करें तो। अब चलते हैं रिस्क क्या हो सकते हैं। देखिए, भारत जुड़ा हुआ है वर्ल्ड से इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ एफआईआई एफडीआई फ्लोज, और इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। तो अगर ग्लोबली कुछ स्लो डाउन होता है तो हमारे एक्सपोर्ट को उसका इम्पैक्ट आएगा, थोड़ा बहुत आएगा। कुछ सेक्टर्स जैसे फार्मा है उसमें शायद ना आए, बट बाकी जो सेक्टर्स हैं उसमें आ सकता है, कमोडिटीज फॉर एग्जांपल। सेकंड होता है फॉरेन फ्लोज पर, कि शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ सेलिंग रहे फॉरेन इन्वेस्टर्स की, वो बरकरार रही है लास्ट 2 महीने में, तो शायद और कंटिन्यू रहे। और थर्ड होता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। अगर मिडल ईस्ट में या रशिया यूक्रेन में कहीं पे वॉर इंटेंसिफाई होती है और उस वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, तो उसका इंडिया के इन्फ्लेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये रिस्क है। अब सेंटिमेंट या बिहेवियरल रिस्क ये है मार्केट में
कि काफी इन्वेस्टर्स जो हैं, काफी इन्वेस्टर नहीं, ट्रेडर्स जो हैं, वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में या लेवरेज करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो टाइम उनका एनिमी बन जाता है, अगर थोड़ा सा भी करेक्शन आता है वो झेल नहीं पाते। तो वो एक रिस्क है कि अगर आप लेवरेज हो या आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में बहुत ट्रेड कर रहे हो, तो शायद छोटा सा करेक्शन भी आपको बड़ा हिट दे सकता है। तो ये रिस्क है कुछ। जी सर, हम डेली कुछ ना कुछ पढ़ते हैं फंड मैनेजर्स के बारे में, और ये भी पढ़ते हैं कि फंड मैनेजर्स का काम बहुत ही अब सख्त हो चुका है, टफ हो चुका है, क्योंकि पैसा तो उनके पास है, लेकिन द बास्केट ऑफ कंपनीज रिमेन द सेम। वाइल हमारे पास बहुत सारे आईपीओस नए से नए आ रहे हैं, अब लेटेस्ट भी हम देख रहे हैं कि कितनी अच्छी लिस्टिंग्स हो रही हैं। तो क्या ये सच में दिक्कत है? अगर ये दिक्कत है तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और फिलोसफी क्या फॉलो करते हैं? कितना टफ हो चुका है एक कंपनी में, टू चूज दैट कंपनी फॉर योर पोर्टफोलियो? अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है गीतू ये। अगर हम देखें कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स किस चीज पे एक म्यूचुअल फंड या किसी पीएमएस या किसी फंड पे ट्रस्ट करते हैं, वो है उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और उनके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पे। सी, परफॉर्मेंस की एक साइकिल होती है एंड एवरीबॉडी गोज थ्रू, बट लॉन्ग टर्म अगर आपको मैराथन रन करनी है, तो आपको बेट उस पे लगानी है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें, और ट्रस्ट आता है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और प्रोसेस से। तो एट बजाज फिनसर्व एएमसी हमारा हमेशा फोकस रहता है कि हम कैसे अच्छे प्रोसेसेस बनाएं और उनको कैसे डिसिप्लिन से फॉलो करें, ताकि अगर हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम अच्छे बिजनेसेस, अच्छी मैनेजमेंट और अच्छे वैल्यूएशन पे उसे लें। और अगर फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले सेफ्टी को प्रायोरिटी दें, उसके बाद लिक्विडिटी और फिर रिटर्न्स। तो दिस इज हाउ वी इन्वेस्ट एंड हम ये डिसिप्लिन से ये प्रोसेस फॉलो करते रहते हैं। अब फंड मैनेजर्स को तकलीफ कहाँ होती है? अब जैसे कि अगर लार्ज फंड्स हैं, जैसे कि अगर फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप या लार्ज कैप फंड्स हैं, तो उसमें आपके पास ज्यादा से ज्यादा एयूएम आता है, आप मैनेज कर सकते हो कि उन कंपनीज में शेयर्स का सप्लाई भी काफी है, विदाउट मच इम्पैक्ट कॉस्ट आप उनको बाय और सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नैरो थीम में या कभी कभी स्मॉल कैप्स में अगर बहुत ज्यादा एयूएम आता है, जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा कि लॉट ऑफ पीपल आर चेसिंग एक पर्टिकुलर थीम, और उसमें राइट। अगर 10-15 स्टॉक्स ही अगर हैं, तो अगर सब उसमें पैसा डालने की कोशिश करेंगे तो उनके वैल्यूएशन बहुत हाई हो जाते हैं। और ये रिस्क जब बाजार चढ़ रहा होता है, ऊपर जा रहा होता है, तब वो रिस्क नहीं दिखते लोगों को, बट जब अगर कोई करेक्शन आता है, तब यही जो एक्स्ट्रा पैसा हाई वैल्यूएशन पे गया है वो एक बोझ बन जाता है, वो निकलने के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसमें से। तो यहाँ पे मैं एडवाइस करूंगा कि अगर कोई नैरो थीम है तो उसमें बियॉन्ड अ पॉइंट अगर वैल्यूएशंस हो, तो उसमें आपको सिर्फ चेस नहीं करना उसे, आप नेक्स्ट वेव के लिए वेट कीजिए या ऐसे सेक्टर में जाइए जो अब यहाँ से शुरू करने वाला है। बट ओवरऑल जो लार्ज फंड्स रहते हैं उसमें पैसे मैनेज करना या इन्वेस्ट लार्ज एयूएम मैनेज करना वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। निवेश जी, अभी तक ट्रेंड था कि पहले मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब इंटरेस्ट रेट रिवर्सल की जब हम बात करते हैं तो डू यू थिंक कि डेट फंड्स would would really perform better than equities now, या फिर इक्विटीज का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा? देखिए, एक्चुअली एसेट एलोकेशन, आपकी जो वेल्थ क्रिएशन जर्नी है, अगर आप राइट एसेट एलोकेशन करें तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टू पुट इट अ डिफरेंट वे, आपकी जो वेल्थ प्लानिंग है या एसेट ये रिटायरमेंट प्लानिंग है, उसमें एसेट एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन से भी ज्यादा एसेट एलोकेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इक्विटी में ही सारा पैसा लगाया जाए बिकॉज हिस्टोरिकली इक्विटी के रिटर्न्स अच्छे रहे। देयर आर टाइम्स जब इक्विटी भी करेक्शन के थ्रू या डाउन मार्केट के थ्रू गुजरता है, तो एक राइट एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड इनकम में भी जब लास्ट ईयर रेट्स बहुत ही हाई थे, तब अच्छे यील्ड पे लॉक कर देना इन्वेस्टमेंट, एंड उसमें भी आपको अच्छा कैरी मिलता है और अच्छा कैपिटल गेन्स भी मिलता है। तो वो तब एसेट एलोकेशन में फिक्स्ड इनकम के अच्छे यील्ड लॉक कर देना भी इंपॉर्टेंट है। गोल्ड भी जैसे कि इंपॉर्टेंट है। अब या तो आप वो खुद कर सकते हैं, जैसे कि लोग अलग अलग इक्विटी फंड, फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड
ETF चूज करते हैं, और आप फंड मैनेजर्स के हाथ में वो दे दें, जैसे कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, जहां पे राइट। अपॉर्चुनिटी देख के फंड मैनेजर आपके लिए वो एलोकेशन डिसाइड करेंगे। तो हर एसेट में रिटर्न बनाने का पोटेंशियल रहता है, अगर आप उसे सही वैल्यूएशन और सही टाइम पे इन्वेस्ट करें। तो अभी पोर्टफोलियो एलोकेशन अगर किसी को करना हो सर, तो किस में कितना, इक्विटीज में कितना, डेट म्यूचुअल फंड्स में कितना, गोल्ड में कितना? तो अगेन, एक प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं दे पाऊंगा सबके लिए, क्योंकि सबकी अलग अलग नीड्स और वांट्स और सबके इन्वेस्टमेंट होराइजंस और रिस्क एपिटाइट अलग अलग सी होती हैं, तो एक प्रिस्क्रिप्शन देना मुश्किल है। बट विद इन ओवरऑल सिनेरियो आई कैन से कि आज भी ट्रिपल ए यील्ड्स जो हैं काफी अच्छे हैं इन फिक्स्ड इनकम मार्केट्स। गोल्ड का आउटलुक भी एज अ हाउस व्यू हमारे पास पॉजिटिव है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इक्विटीज में ही रिटर्न बनते हैं, इन दोनों पे भी रिटर्न बन सकते हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो है वो एक बहुत अच्छा जरिया है जिससे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर इंडिविजुअल जो इन्वेस्टमेंट्स करनी है, उसके लिए आप एक एडवाइजर जो आपके नीड्स को समझ सकता है और उस हिसाब से आपका एसेट एलोकेशन प्लान बनाए, वो करना जरूरी है। जी। अब बजाज से फिनसर्व की बात करते हैं, यानी न्यू लॉन्चेस दैट यू प्लानिंग, न्यू फंड ऑफर्स? हमने हाल ही में अभी जस्ट 2 दिन पहले हमने एक न्यू फंड ऑफरिंग जो है उस कंप्लीट की, जो अब नेक्स्ट वीक से ओपन होगी फॉर न्यू सब्सक्रिप्शन। वो है लार्ज कैप फंड, सो बजाज फिनसर्व लार्ज कैप फंड। हमने मार्केट स्टडी करके ये एक पॉकेट जो है वो देखा कि वो इग्नोर्ड हो रहा है, लार्ज कैप्स ने अंडर परफॉर्म किया है मिड कैप स्मॉल कैप को, और वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है अभी भी काफी लार्ज कैप कंपनीज के। तो जो इंडेक्स है वो एक एवरेज वैल्यूएशन पे चल रहा है, हिस्टोरिकल एवरेज वैल्यूएशन पे, और उसमें दैट मींस काफी कुछ ऐसे लार्ज कैप हैं जो उसके नीचे हैं, जो अच्छे वैल्यूएशन पे हैं। तो हम अ, अभी जो है इन्वेस्टर्स को एंकरेज कर रहे हैं कि आप लार्ज कैप कंसिडर करें, इसमें अपॉर्चुनिटी है। आगे जाके जब किसी थीम में या किसी और कैटेगरी में अपॉर्चुनिटी होगी, तब हम वो राइट टाइम देख के लॉन्च करेंगे। तो इस समय अगर देखा जाए तो फिर विच आर द सेक्टर्स दैट यू वुड से क्लियर दूर रहे, और विच आर द सेक्टर्स दैट यू आर बुलिश ऑन से फॉर द नेक्स्ट 5 years? जी, वैसे तो जैसे मैंने कहा कि वी आर बुलिश ऑन कंज्यूमर साइड, उसमें अगर मैं स्पेसिफिकली जाऊं तो जो टू व्हीलर कंपनीज हैं ऑटोमोबाइल्स में, एफएमसीजी कंपनीज, कंज्यूमर स्टेपल्स कंपनीज जो हैं, वो हमें पॉजिटिव लग रही है, क्योंकि रूरल में अब रिवाइवल दिख रहा है। लास्ट 2 साल से रूरल इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी प्रेशर में रही थी। इस साल से हमें कुछ ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं कि उसमें रिवाइवल आ रहा है। तो टिपिकली ट्रैक्टर्स, टू व्हीलर्स, कंज्यूमर कंपनीज जो एफएमसीजी में हैं, वो इमीडिएटली उसका बेनिफिट मिलता है उनको इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। टेलीकॉम भी ऐसे देखा जाए तो इज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट जहां पे वी आर सीइंग बेटर प्राइसिंग नाउ। अब अगर फार्मास्यूटिकल्स में देखा जाए तो वैसे फार्मास्यूटिकल्स में डोमेस्टिक ग्रोथ कंपनीज जो हैं, डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज, उन पे हमारा व्यू बुलिश है। प्लस जो कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग में है या कस्टम ड्रग डेवलपमेंट में है, ये कंपनीज अच्छा कर सकती हैं इन द कमिंग ईयर्स, क्योंकि रेगुलेशन कुछ ऐसे चेंज हो रहे हैं जहां पे इंडिया से आउटसोर्सिंग इन प्रोडक्ट्स की बढ़ सकती है। तो जो कंपनीज क्रैम्स या सीडीएमओ बिजनेस में है, उसका फायदा हो सकता है। इन्वेस्टर्स वहां डेफिनेटली ध्यान दें। इन टर्म्स ऑफ कॉशियस, जैसे मैंने कहा कि जो एक्सटर्नल फेसिंग कंपनीज हैं, जो कैपेक्स कंपनीज हैं, जहां पे वैल्यूएशन बहुत ही हाई हो चुके हैं, वहां पे थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कंपनीज वहां पे एक्सपेंसिव हैं, बट उनको रीजनेबली प्राइस कंपनीज को ढूंढने के लिए अब बहुत इंटेंस रिसर्च करके मुश्किल से ढूंढा जाता है। तो वहां पे थोड़ा सा कॉशियस है। जी बिल्कुल, इंटेंस रिसर्च की बहुत जरूरत है, तभी रिटेल को म्यूचुअल फंड के जरिए जाए तो बेहतर रहेगा, बिकॉज वहां पे आप लोग जो है वो हम सब के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं थ्रू थॉरो रिसर्च। एक आखिरी सवाल पूछूंगी निमेश आपसे, बजट में जो बदलाव किए गए टैक्सेस को लेके, उसे आप कैसा देखते हैं? कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स चेंज हुई है,
उसका अगर आप इम्पैक्ट देखें यहाँ से तो इट इज वेरी स्मॉल इम्पैक्ट, शायद वो सेंटिमेंटली इट बिकेम अ बिगर इम्पैक्ट देन जो एक्चुअल कैलकुलेशन जो है इम्पैक्ट। शॉर्ट टर्म और एफएनओ में ऐसे काफी संकेत थे कि गवर्नमेंट इसे डिस्करेज करना चाहती है। अगर आप देखें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में सेबी की भी एक रिपोर्ट आई थी कि 89% ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं इसमें नुकसान करते हैं। तो उसमें ये एक डेटरेंट रहेगा कि आप कॉस्ट बढ़ा दो उसका बाय टेकिंग हायर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो उस हिसाब से उसमें शायद लोग कम स्पेक्युलेटिव या ट्रेडिंग एक्टिविटी करें। शॉर्ट टर्म में भी जो इंक्रीज किया है वो एंकरेज करने के लिए इन्वेस्टर्स को कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना सोचें। इंडिया की ग्रोथ अच्छी है तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एक लॉन्ग टर्म व्यू रखें, शॉर्ट टर्म ना रखें। तो ये मुझे लगता है कि आइडिया था बजट का कि डिस्करेज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बट लुक एट लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, एंड विच इज आई थिंक अ गुड आइडिया कि इस समय मार्केट को संकेत देने की जरूरत थी कि आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में कॉशियस हो जाएं, लॉन्ग टर्म सोचें। जी मिस्टर चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस जो है वो बेनिफिट होंगी इस इंटरेक्शन से, आपकी कन्वर्सेशन सुनकर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, माय प्लेजर बीइंग हियर।